हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, क्या होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, क्या होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने कुछ नए टॉपिक से और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर में अपनी एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस बैक एक्सरसाइज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, दैट इज कोरोजन। हेडिंग डालिए कोरोजन। अब क्या होता है कोरोजन? आपने देखा होगा अगर आपके आसपास कोई भी आयरन का सब्सटेंस बाहर रखा हुआ है खुले में, तो थोड़े दिनों बाद उस पर जंग लग जाता है, उसके ऊपर एक ब्राउन सी कोटिंग आ जाती है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। अब सवाल उठता है कि भाई वो ब्राउन सी कोटिंग कहाँ से आती है? तो जो हमारा मेटल होता है वो ऑक्सीजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और मेटल ऑक्साइड की वजह से वो एक अलग सी लेयर हमें दिखती है। अगर आयरन की बात की जाए, आयरन और मेटल और वाटर के साथ रिएक्ट करके जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो बना लेता है मेटल ऑक्साइड, दैट इज आयरन ऑक्साइड, जो कि ब्राउनिश कलर का होता है और जो हमें ब्राउन सा कवर दिखता है अपने आयरन यूटेंसिल्स के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कोरोजन होता क्या है। द सरफेस of some metal get corroded when they are exposed to moist air। मोइस्ट एयर का मतलब होता है एयर के अंदर छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, this is called corrosion। तो सरफेस ऑफ अ मेटल गेट कोरोडेड, जब जो सरफेस का मेटल है कोरोड हो जाता है जब उसको मोइस्ट एयर में फॉर अ लॉन्ग टाइम रखा जाता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अगर मैं बात करूं कोरोजन के एग्जाम्पल की, तो देखिए अगर जो सिल्वर के हमारे यूटेंसिल से कुछ भी होता है, सिल्वर जो है थोड़े टाइम बाद ब्लैक हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस मोइस्ट एयर। जब सिल्वर मोइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और वो ब्लैकिश कलर का होता है। तो लिख लीजिए इस एग्जांपल को। सिल्वर बिकम ब्लैक when exposed to air as it reacts with air and gains, या फिर यहां लिखेंगे एंड
form a coating of silver सल्फाइड। तो जो सिल्वर है वो एयर के अंदर जो सल्फाइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है और ब्लैकिश हो जाता है। अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, कॉपर reacts with moist carbon dioxide in the air and gains green color coat of copper कार्बोनेट। तो कॉपर के ऊपर मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन की वजह से एक कॉपर कार्बोनेट दैट इज ग्रीन इन कलर का एक कोट आ जाता है। अब इस कोरोजन की वजह से हर साल बिलियन ऑफ केजी ऑफ मेटल हमारा डिस्ट्रॉय होता है। अगर मैं सबसे कॉमन एग्जांपल की बात करूं दैट इज आयरन के कोरोजन की, तो वो भी देख लेते हैं। आयरन व्हेन exposed to moist air acquires a coating of a brown flasky substance called, जो ये ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस होता है उसको रस्ट बोला जाता है, रस्ट। और अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल, अगर इसके रिएक्शन की, कैसे रिएक्शन होता है, तो कुछ इस तरीके से H2O जितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और ये इसी की वजह से होता है रस्ट। तो ये तो थे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोरोजन। अब सवाल उठता है कि सर कोरोजन तो हो रहा है, अब इसको रोका कैसे जाए। तो चलिए अब स्टडी करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब जो रस्टिंग ऑफ आयरन हुई, अगर मैं चाहता हूं कि ये रस्टिंग ना हो, ऑक्सीजन और वाटर जो है डायरेक्ट मेटल के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं जो मेटल है और ऑक्सीजन या वाटर है वो कभी कांटेक्ट में ही ना आए, तो क्या कभी रिएक्शन हो पाएगा? नहीं। तो इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए the rusting of iron
कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अब मुझे आप तरीके बताइए कि कैसे दोनों के बीच में एक ऐसी लेयर ले आए जिससे कोई डिस्टरबेंस भी ना आए और ऑक्सीजन और वाटर मेटल आयरन के कांटेक्ट में भी ना आए। तो वो तरीके हैं बाय पेंटिंग। अब मेटल सरफेस के ऊपर पेंट कर दीजिए, या फिर ऑयलिंग, या फिर ग्रीसिंग, या फिर गैल्वनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एक्सेट्रा। तो यहां पर पेंटिंग समझ आ गया कि मेटल सरफेस के ऊपर पेंट कर दीजिए, या उस पर ऑयलिंग कर दीजिए, या फिर ग्रीस अप्लाई कर दीजिए। पर गैल्वनाइजेशन क्या होता है? तो बच्चों, आयरन की रस्टिंग को ऐसे प्रिवेंट करने के लिए, आयरन और स्टील को कोरोजन रोकने के लिए हम आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग को ही बोला जाता है गैल्वनाइजेशन। और उसी तरीके से अगर हम क्रोमियम की कोटिंग कर दें तो उसको बोला जाता है क्रोम प्लेटिंग। तो चलिए लिख लेते हैं गैल्वनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। गैल्वनाइजेशन it is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc तो ये था तरीका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का। अब बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है अलॉयज। तो हेडिंग डालिए अलॉयज। अब बच्चों, अलॉय क्या होता है? अब मान लीजिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्योर गोल्ड की, प्योर गोल्ड अगर आप प्योर फॉर्म में देखोगे तो वो इतना लाइट होता है कि अगर उसको टच किया जाए तो टूट जाएगा। अब हमारे पास जो गोल्ड होता है वो तो नहीं टूटता। तो प्योर गोल्ड के साथ कुछ अलग इंप्योरिटीज या फिर मेटल या फिर नॉन मेटल मिक्स किया जाता है टू फॉर्म अ अलॉय। अब अलॉय से होगा क्या? अलॉय किसी चीज को तब बनाया जाता है जब हमें उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करना है। अब जैसे कि गोल्ड टूट जाता है टच करने से ही, प्योर गोल्ड, तो उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करना है तो उसे अलॉय बनाया जाएगा। तो अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स या फिर वन मेटल वन नॉन मेटल, उसको बोला जाता है अलॉय। तो लिख लेते हैं एन अलॉय is a homogeneous mixture of two or more
metals or a metal and a non-metal अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल ऑफ अलॉयज की, तो सबसे पहला है आयरन। जी हाँ, आयरन एक अलॉय है। आयरन भी काफ़ी सॉफ्ट होता है, अगर उसको हार्ड करने के लिए उसमें कुछ कार्बन ऐड किया जाता है। मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन become hard and strong। आपने एक बड़ी जनरल टर्म सुनी होगी, स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या स्टील कोई एलिमेंट है? जैसे आयरन एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, क्या स्टील कोई एलिमेंट है? नहीं है। स्टील एक अलॉय है। और किसका अलॉय है? स्टील। स्टील जो है आयरन प्लस निकल एंड क्रोमियम का अलॉय हैगा। नंबर 3 ब्रास। ब्रास है कॉपर प्लस जिंक का अलॉय। नंबर 4 ब्रोंज। जो कि है कॉपर प्लस जिंक का अलॉय। सोल्जर जो कि है लेड प्लस टिन का अलॉय। अमेलगम। अब अमेलगम एक ऐसा अलॉय है जिसका एक एलिमेंट तो हमें पता है, पर दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, तो अगर एक मेटल मर्क्यूरी है तो हम उस अलॉय को बोलेंगे अमेलगम। तो ये थे बात हमारी अलॉयज की। अब जितने भी अलॉयज लिखे हुए हैं बच्चों, ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्टील किसका अलॉय है, ब्रास किसका अलॉय है, तो आपको आना चाहिए। तो चलिए, अब बच्चों हमें कुछ बेसिक टर्म्स या फिर बेसिक नॉलेज चीज़ों की होनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करके हेडिंग डाल लीजिए। जितने भी एसिडिक ऑक्साइड हो, जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि आपके आने वाले क्वेश्चंस में इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है वाई। अब क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, पर स्टिल सारे जो वेसल्स होते हैं मोस्टली एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं जब वो रिएक्टिव होता है? तो अब बच्चों इसका आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर बना देता है। अब जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है वो फर्दर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम का नहीं होने देता है, तो इसीलिए सारे वेसल्स एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो अब अगर इस बात को हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम reacts with oxygen to form a layer of aluminium oxide. If layer of aluminium oxide is formed, the aluminium metal will not further react with air moisture acid anything. So aluminium vessels are good for cooking. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एल्यूमिनियम वेसल्स को कुकिंग के लिए क्यों यूज करते हैं, तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन। अब यहां पर एक बात और हमें पता होनी चाहिए कि जब ऑक्साइड बनता है वो कैसे बनता है? तो एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये बचाता है एल्यूमिनियम मेटल को फर्दर रिएक्शन से किसी भी एयर या किसी अदर चीज के साथ। अब ये था एल्यूमिनियम का केस। अब नेक्स्ट सवाल जो उठता है कि कॉपर वेसल्स को हम एसिड स्टोर करने के लिए यूज क्यों नहीं करते? तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहां। Why copper vessels is not used for storing acids? तो बच्चों इसका सिंपल सा जवाब है, कॉपर के जो वेसल्स होते हैं
उसके अंदर कॉपर मेटल होता है। अब जो कॉपर है, जब एसिड उनके उन वेसल्स के अंदर डाला जाता है तो कॉपर उन एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अब अगर और रिएक्शन चलता जाएगा तो सारा का सारा एसिड कॉपर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है। तो इसीलिए कॉपर वेसल्स के अंदर एसिड को स्टोर नहीं करते हैं। कॉपर react with acids to form salt of copper। और अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जो कॉपर है, अगर मैं उसमें HCl स्टोर करवाऊंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो बना देगा कुछ CuCl2 प्लस H2। और अगर मैं उसको उसके अंदर स्टोर कराऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड तो वो बना देगा CuSO4 प्लस H2। ये दोनों बन गए कॉपर के सॉल्ट। ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये था सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्योंकि ये रिएक्शन हो जाता है, इस वजह से कॉपर वेसल्स में एसिड को स्टोर नहीं कराया जाता है। तो चलिए, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पॉइंट्स काफी बार पूछे जा चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 55 के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुल फ्लैश बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 55 के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को साथ में खोल के रख लीजिए ताकि आप वहां से इजीली क्वेश्चन को देख पाएं और सॉल्यूशन हम यहां डिस्कस करेंगे। मेटालिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। तो ये हमें टेबल दे रखा है। एंड कॉपर। अब हमसे पूछा जा रहा है अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। अगर मैग्नीशियम के साथ करेगा, कॉपर के साथ करेगा, तो किस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा, किस केस में नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं जिंक की, जिंक ऑक्साइड। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, जो कि हमें पता लगेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जिंक कभी जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो यहां होगा नो रिएक्शन। अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा
तो क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब जिंक को मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा प्लस जिंक बना देगा। क्या कॉपर जिंक को कर पाएगा? तो क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, तो नो रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक से रिप्लेस नहीं हो पाएगा क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो यहां पर नो रिएक्शन। क्या मैग्नीशियम को रिप्लेस कर पाएगा? जी नहीं, तो नो रिएक्शन। क्या कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? तो इसका भी जवाब है नो, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से भी, तो यहां पर भी होगा नो रिएक्शन। अब कॉपर ऑक्साइड का केस देखते हैं। तो क्या कॉपर को जिंक रिप्लेस कर देगा? बिल्कुल कर देगा, क्योंकि जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड को कर पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल, क्योंकि मैग्नीशियम भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या कॉपर को कर पाएगा? तो फिर यहां पे आएगा नो रिएक्शन। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एंड। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमसे पूछा जा रहा है कि विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली। तो ऐसे कौन से मेटल होंगे जो कि कोरोड इजिली नहीं हो पाएंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में होंगे, तो वो इजिली कोरोड नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी काफी कम है। तो इसका जवाब होगा मेटल विच हैव लो रिएक्टिविटी सच एज, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर, गोल्ड, डज नॉट कोरोड, इजिली। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर अलॉयज? तो जैसा कि अभी हमने इसी वीडियो में पहले देखा था कि अलॉयज क्या होते हैं, तो कैसे डिफाइन करना है वो हम वहां सीख चुके हैं। तो इसी के साथ आपके इस लेक्चर में हमने पेज नंबर 56 के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब अगली वीडियो में हम पूरी बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो वीडियो देखने से पहले आप खुद से बैक एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में जब डाउट आए तब उस वीडियो को देखिए। इससे आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।